कि सरकारें बदलती हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। मीडिया जनता से सवाल करती है, विपक्ष से सवाल करती है, न्यायपालिका कहीं ना कहीं सरकार की तरफ खड़ी दिखाई देती है और एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के आगे नतमस्तक है कि उनको अच्छी ट्रांसफर पोस्टेज मिल जाए, अच्छे पद मिल जाए। इस जातीय व्यवस्था को नहीं मानता कि इतने अवसर दिए संविधान ने, अगर नहीं होता संविधान तो आप क्या जानवरों के जीवन से निकल पाते। आईपीएस हैं अमिताभ ठाकुर, कब सिर्फ वाले घोटाले में आवाज उठाई, 92 का कोई मामला कहां से उठा के और उनको बोलने दे रहे हैं। अभी मैंने देखा तारीख पाए तो सीटियां बजा बजा के उनकी आवाज नहीं निकलने दी। कल मैं जब जालौन में था तब भी मैं यही कह रहा था कि एक परिवार का एक व्यक्ति अगर मिशन का काम करेगा, महापुरुषों की विचारधारा पे चलेगा और दूसरा व्यक्ति वो महापुरुषों की विचारधारा के खिलाफ चलेगा तो मिशन कामयाब नहीं होगा। मिशन तब कामयाब होगा, महापुरुषों के विचार, मानवता के विचार तब सफल होंगे जब परिवार के दोनों लोग, दोनों जीवन साथी मिलकर खुद को, अपने परिवार को और बड़े पैमाने पर समाज को तैयार करें कि वो सही रास्ते पर चले, मानवता के रास्ते पर चले। कि सरकारें बदलती हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। बड़ा आदमी जाएगा तो किसी भी बड़े अधिकारी से जाकर मिलने का, अपनी बात कह देगा, अपनी समस्या का हल निकाल देगा, लेकिन गरीब आदमी दफ्तरों के बाहर बैठा हुआ घंटों घंटों इंतजार कर रहा है कि अधिकारी का मन नहीं है तो चाहे 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, नहीं मिल रहा है। तो जब कोई अधिकारी से अपनी बात बता ही नहीं पा रहा है तो उनकी समस्या हल कैसे होगी। तो जो सरकारें आज काम कर रही है वो क्या जनता के प्रति उत्तरदायी है? जो जनता टैक्स देती है, जो जनता आर्थिक बल देती है, जो जनता मजबूत करती है, जिस जनता के हित की बात सरकारें करती हैं, कानून बनाने की बात करती हैं, पॉलिसी बनाने की बात करती हैं, नीति निर्धारण करती है, क्या वो वास्तविकता में जनता के प्रति उत्तरदायी है? क्या आपके नेता जिनको आपने बनाया, क्या वो आपके प्रति उत्तरदायी है? सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, कार्यपालिका, न्यायपालिका जनता के सामने सब और सब जनता के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि इनको जो तनख्वाह मिलती है, इनको जो बजट्स मिलते हैं वो जनता के टैक्स के पैसे से आते हैं। लेकिन भारत में लोकतंत्र को जिस तरह से पलटा गया, पैसों के आधार पर जिस तरह कुचला गया, कहा जाता है कि 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें जिन पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं। पहली ये कि भाई अवसर समान, लेकिन क्या गरीब आदमी चुनाव लड़के आगे बढ़ सकता है? इलेक्शन कमीशन कहता है कि उसने एक पैमाना तय किया कि इतने पैसे आप खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब इतने पैसे खर्च होते हैं, जिसकी लगभग वो 30 लाख से ऊपर की उन्होंने एक सीमा तय की है। यानी कि जिसके अकाउंट में 30 लाख रुपए होंगे वो चुनाव लड़ सकता है। मैं गारंटी से कहता हूं कि प्रदेश के 90% लोगों के अकाउंट में 30 लाख रुपए नहीं, लेकिन इस लोकतंत्र को पैसे से इसको केंद्रित करके अपने अधीन किया गया। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। जो लोग सत्ता में आजादी से पहले थे वो आज भी पैसे के दम पे सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो हालात ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है। इवन एक छोटे से बच्चे जिसकी आबादी की गणना हो रही है उसके ऊपर भी 31,000 रुपए का कर्ज, और ये कर्ज आपने नहीं लिया, आपने तो टैक्स दिया। अब तो टैक्स देते आ रहे, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, पैसा कमाने टैक्स दे रहे हैं। ये सरकारों ने लिया है पॉलिसी बनाने के लिए, लेकिन वो पॉलिसी कहां बन रही है, कैसे बन रही है? नेता तो पैसे वाले हो रहे हैं, अधिकारी तो पैसे वाले हो रहे हैं, लेकिन आम जनता तो गरीब पे गरीब होती जा रही है। कल ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें एक जीएसटी डिप्टी कमिश्नर हैं जिन्होंने जीएसटी में कर चोरी पकड़ी 13 करोड़ रुपए। अब इन्हीं अधिकारी को भरोसे तो सिस्टम है कि भाई कोई घोटाला नहीं करेगा, अपराध नहीं करेगा, लेकिन होना ही चाहिए था कि उस पर एफआईआर लिखी जाती, जिसने कर चोरी किया उसको जेल भेजा जाता, उससे रिकवरी की जाती, लेकिन हुआ उल्टा। उन्होंने 1-1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत तय की, 70 लाख रुपए की पहली किस्त उन्होंने ली। जो अधिकारी लेने गए थे उनको सीबीआई ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो उनसे पूछा किसने मांगी है, तो उन्होंने कहा डिप्टी कमिश्नर मैडम ने।
तो उन्होंने उनको फोन किया, उनके सामने रखवा के फोन किया, तो उन्होंने बताया कि मैडम पैसे आ गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जल्दी से गोल्ड में कन्वर्ट करके मेरे पास पहुंचा दो। तो जिन अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो करप्शन को रोकेंगे, लोगों की मदद करेंगे, जिन नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो पॉलिसी बना के लोगों का भला करेंगे, ये जब दोनों ही तंत्र और इन पर निगरानी करने वाली न्यायपालिका और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको मीडिया कहते हैं, जब ये चारों एक तरह की बात करेंगे, एक विचार की बात करेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये जनता के खिलाफ तानाशाही को जन्म देंगे। आज भारत में वही हो रहा है। मीडिया जनता से सवाल करती है, विपक्ष से सवाल करती है, न्यायपालिका कहीं ना कहीं सरकार की तरफ खड़ी दिखाई देती है, और एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के आगे नतमस्तक है कि उनको अच्छी ट्रांसफर पोस्टिंग मिल जाए, अच्छे पद मिल जाए, और नेता अपने और अपनी पार्टी के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में जनता प्रति कहते हैं कि न्याय सबका जन्म से अधिकार है। कोई गरीब आदमी मुझे सुप्रीम कोर्ट जाकर दिखा दे, न्याय तो बहुत दूर की बात है। वो इतना सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इतना उसका मकान मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाने। जब सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस मिलकर अन्याय करे तो कहां जाएगा आदमी? न्यायपालिका। और जब न्यायपालिका आज के हालात देखो, 20 लाख रुपए फेस वैल्यू के वकील, 10 लाख रुपए हियरिंग के वकील, 5 लाख रुपए, कहां से कहीं जनता न्याय लेगी? इसलिए बुरे हालातों को बदलने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के हाथ में शक्ति है। तो हर बारीक व्यक्ति के हाथ में इतनी शक्ति है जो आज हमें गाजर, मूली, भेड़ बकरी की तरह हमारे साथ ट्रीट कर रही है जो सरकार है, उनको बदल सकते। 5 साल में आप पे कोई ऐसा मौका नहीं आता कि आप अपने ऊपर होने वाले गलत जो थोपे जा रहे टैक्स हैं, जो पॉलिसियां बनाई जा रही गलत, जो हम नुकसान उठा रहे हैं, उसको रोक सके। हम पे एक ही मौका आता है, जैसे आपने 10 रुपए को सामान खरीदा और सामान खराब है तो आप चले जाओगे उपभोक्ता न्यायालय और जब कंप्लेन करोगे सर जो डिमांड जो लिखा गया था वो पूरा नहीं हुआ तो मेरा पैसा वापस दिलाएगा। लेकिन यहाँ लोकतंत्र में जिसको आप वोट कर दोगे, चाहे वो आपकी एक बात पूरी ना करे, सैकड़ों वादे कर, आप कहीं नहीं जा सकते। जो ये चांद तारे तोड़ने के सपने नेता दिखाते हैं, तो चुनाव के बाद अगर इनसे कोई पूछे तो ये बात, तो हालांकि मिलते नहीं, और मिल जाए तो अगर एक भी बात पूरी ना करे तो आप इनका कुछ कर नहीं सकते हो। 10 रुपए के सामान पे वोट जा सकते हो, 100 रुपए के सामान पे वोट जा सकते हो, लेकिन करोड़ों रुपए की सिर्फ कीमती वोट के ऊपर आप कहीं नहीं जा सकते। बस 5 साल बाद उनके खिलाफ वोट कर सकते हो, इसके अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं। तो ये वोट हमारा हथियार है। इसको अभाव में, प्रभाव में, किसी लालच में, किसी प्रलोभन में इधर उधर ऐसे ही दे देना, आंख बंद करके दे देना, ये भी एक तरह से गैर जिम्मेदारी है। तो हमें समझना पड़े कि हमारी वोट ही हमारी शक्ति है, इसका प्रयोग करना हमें आना चाहिए, तभी शायद हम अपने हालातों को बदल सकें। और मैं फिर कह रहा हूं, जब तक जनता के बीच से उनकी लड़ाई को लड़ने वाले, उनके दर्द को समझने वाले लोग नहीं जाएंगे, उनके बीच के लोग नहीं जाएंगे और वो जाके उनके हक के लिए बोलेंगे नहीं, तब तक कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे लोगों को लाने की, अच्छे लोगों के जरिए आगे बढ़ने की। हालांकि पैसे वालों को ये बात पसंद नहीं आएगी, पैसे वाले उसके लिए हमें रोकने के लिए तमाम उपकरण अपनाएंगे, मीडिया, न्यायपालिका, तमाम तरह के तंत्र का सहारा लेंगे, पुलिस, लेकिन इनसे हम लोग रुकने वाले नहीं। हम लोग जनता के बीच के लोगों में कोशिश करेंगे कि जनता को जागरूक करके इस व्यवस्था को बदलें। आप जाओ कहीं भी, आप महसूस कर रहे हो कितना डिफरेंस है कि जो सरकार में नेता होते हैं कहते हैं कि हम गरीबों के लिए अच्छे स्कूल बना रहे हैं, अच्छे अस्पताल बना रहे हैं, लेकिन नेताजी कभी अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़ाते। जिन स्कूलों को करोड़ों रुपए लगा के वो बनाए जनता के लिए कह के कि बहुत अच्छे स्कूल है, और जिन अस्पतालों को कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे अस्पताल बनाए गरीबों के इलाज के लिए, उनमें कभी अपना इलाज नहीं कराते, परिवार का नहीं कराते। सवाल ये है, अगर ये अस्पताल अच्छे है तो आप अपना इलाज क्यों नहीं कराते? तो स्कूल अच्छे तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? अपने बच्चों को तो अमेरिका, लंदन पढ़ाते हो, ऑस्ट्रेलिया पढ़ाते हो, रूस पढ़ाते हो, फ्रांस पढ़ाते हो, और यहां के तो अच्छे स्कूल बनाती है। बेसिक थ्योरी समझाने का मेरा काम, कारण मैं समझाने का मेरा प्रयास है
कि डेमोक्रेसी पे जो पैसे का तंत्र जुड़ा है, आप इसको इतना करीब से समझो। एक आदमी चुनाव में 4-5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, तो कोई साधु बाबा तो है नहीं कि अपनी संपत्ति लुटाने पे वैसे ही आ गया। ऐसे लोग ढूंढोगे तो 10 नहीं मिलेंगे आपको दुनिया में। देश छोड़ो, आप दुनिया की बात कर रहा हूं कि जिन पे करोड़ों रुपए और वो जनता को लुटा रहे हो दोनों हाथ से, लो भैया आप ले लो, आप ले लो। तो ये जो 4-5 करोड़ रुपए वो चुनाव में फूक रहा है, वो क्या वो पूरा नहीं करेगा तो? और अगर पूरा करेगा तो वो कहां से पूरा करेगा? आप सोचो ना, खुद ही महसूस करके देखो। अगर कोई 4-5 लाख रुपए भी किसी काम में लगा रहा है तो इसी उम्मीद से तो लगा रहा है कल मेरे 4-5 लाख रुपए डबल हो गए, 10-20 लाख रुपए हो जाए। या वो इसलिए लगा रहा है कि 4-5 लाख रुपए में सेवा के लिए लगा रहा हूं। ऐसा होगा तो कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना सकता है, बच्चों को फ्री एडमिशन दे, अस्पताल बना सकता है। लेकिन जो राजनीति में तमाम पैसा लग रहा है वो इसलिए लग रहा है कि हम अगर जीत जाएं तो तमाम इस पैसे को पूरा करो, अगले 1-2 चुनाव की और व्यवस्था करें। तो जहां जिस देश में, जिस प्रदेश में पॉलिसी बनाने वाले भ्रष्टाचारी हो गए हों, वहां कैसे लोगों के हित की रक्षा हो सकती है, आप मुझे बताओ। और आप जनता की सोच कितनी महान होगी। कोई अगर पैदल यहाँ प्रचार करने घूमेंगे तो आप कहोगे इसके बदले तो कुछ है नहीं, तो पैदल घूम रहे। जब कोई 150 गाड़ी लेकर आएगा तभी आपको लगेगा कोई मजबूत आदमी है। तो जनता भी चमक धमक में आ गई, और इसके वजह से नुकसान किसका हो रहा है? जनता का। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी जनता खुद ही बनना है। तो आदमी को अपनी जाति में ही प्रेम नजर आता है, जबकि इंसान का सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। तो इंसान खुद में एक जाति है, उनको इंसानों के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप बाहर सड़क पे कोई इंसान और जानवर अगर उसको तकलीफ हो रही है और आपके दिल में उसके प्रति दर्द पैदा नहीं होता, तो मैं मानता हूं कि आप इंसान हैं। अगर आप उसके चश्मे से देख रहे हैं कि मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है, उसने क्या पहना है, उसने वो कैसा दिखता है, उसका रंग क्या है, अगर आप ये सब चीजें सोचते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आज भी किसी ना किसी तरह का इनकार करना है। मैं इस जातीय व्यवस्था को नहीं मानता, मैं कमजोर वर्गों को उनके हालातों को समझता हूं, इसलिए मैं उनको पूरे कमजोर वर्गों को कहना चाहता हूं। हालांकि जितना हम लोग एकता बनाने का प्रयास करते हैं तो पुराने लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। उनको लगता है कि हमारा तो दुकानदारी धंधा ही बंद हो जाएगा। उनका धंधा बंद होना हो, लेकिन अपने गरीब लोगों को तो मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं अपने नेताओं से भी कहूंगा कि वो भी अपने मन को सीधा और स्पष्ट कर दें कि हम जनता के लोग हैं और जनता के लिए। इसी बात से उनको शक्ति मिलेगी, क्योंकि मैं जिन लोगों से मिलता हूं, जैसे कुछ सज्जन आज मिले, मैं ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं 10-10 साल से नहीं मिला, 5-5 साल से नहीं मिला। वो व्यक्तिगत रूप से मैं उनको नहीं जानता, वो मुझे काम के आधार पर, विचार के आधार पर पसंद करते हैं। और अगर कभी मैं उनसे सहयोग मांगता हूं तो वो सहयोग भी देते हैं। वो तब भी नहीं मिलते मुझसे, न किसी को बताते कि उसने सहयोग दिया। ऐसे मैं 1000 लोगों को जानता हूं, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ा था, आपको जान के ऐतराज होगा, लोग कहते हैं मदद नहीं होती। मैंने 1 पैसा कहीं से किसी से उधार नहीं लिया। चुनाव के समय में मेरा चुनाव का पूरा खर्च गरीब लोगों ने उठाया, जनता ने उठाया, आप सब लोगों ने उठाया। इतने पैसे दे के चुनाव के बाद मेरे पास पैसे बच गए। के बाद भी मेरे पास पैसे बच गए थे, मैंने वो पैसे पार्टी अकाउंट में जमा कराए। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, कोई ईमानदार से काम करता है, जो झूठ बोलता है वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। आप बाहर जाके कुछ बोलते हो, घर में कुछ और बोलते हो, तो ज्यादा दिन चल नहीं पाओगे, किसी ना किसी दिन तो पकड़े जाओगे। पकड़े जाओगे उस दिन आपकी क्रेडिबिलिटी गिर जाएगी, लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे, तो झूठ बोलते। तो मैं आपकी बात इसलिए कह रहा हूं, मेरा अनुभव अगर कोई ईमानदार से काम करता है तो लोग उसका साथ देते हैं। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तभी आप पीसीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं। आप 2 घंटे पढ़ के पीसीएस का एग्जाम नहीं निकाल सकते। अगर आप आईएएस का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको 12-14 घंटे अपने आप को उसमें छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को उससे दूर करना पड़ेगा। आप सोचो कि आप 1 घंटा पढ़ लो और आप आईएएस का एग्जाम क्रैक कर दो, ये आपका सपना हो सकता है। ये सब सफल होने की परिभाषा नहीं है। जो चपरासी की नौकरी करना चाहता है वो भी 2-4 घंटे पढ़ता है, फिजिकल व्यायाम करता है। पुलिस की नौकरी के लिए भी 1-2 घंटे पढ़ना पड़ता है। कोई नौकरी आसान नहीं, कोई काम आसान नहीं, हर काम में मुसीबत, हर काम में परेशानी है। लोकतंत्र सबसे आसान है। अब क्योंकि ईवीएम से चुनाव हो रहे, अब बटन दबाना सिखाना, ये इतना सा काम कर दोगे लोगों को समझा के, मैं नीचे कहता हूँ बदल जाएंगे हालात। ये भी कर सकते हो कि आप सोचो कि इतने अवसर दिए संविधान ने, अगर नहीं होता संविधान तो आप
क्या जानवरों के जीवन से निकल पाते? इन वर्गों पे अभी वोट नहीं है, जैसे घुमंतु जातियों पे वोट का अधिकार नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा गांव के किसी कोर्नर, शहर के किसी कॉर्नर पर कैसे पड़े रहते हैं, उनके हालात क्या थे, सड़कें बनी है कि उन पर बिजली पानी तमाम की व्यवस्था है कि नहीं? वो जानवरों की तरह जीवन जी रहे, क्योंकि उनका उनसे कोई फायदा सीधे नेताओं को नहीं, क्योंकि उनके पास वोट नहीं। इसलिए आप समझो कि वोट कितना शक्तिशाली। इसको लेने के लिए कोई हाथ जोड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, कोई बैठ के खाना खाता है, कोई आपके घर आता है, कोई और तमाम तरह की बातें, कोई रो पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। कोई कहता है मेरी तपस्या में कुछ कमी नहीं होगी चुनाव के समय, और कोई तमाम एयरपोर्ट पोर्ट सब चीजें समर्पित कर देता है पूंजीपतियों को, और फिर कहता है कि मैं गरीबों का हित से। कैसे संभव हो सकता है? गरीबों को आप बताओ, किसी भी जाति का कोई बच्चा हो, आज बताओ कहाँ है नौकरी? अब पुलिस की भर्ती आई है, सबकी नजर है कि इसमें घोटाला ना हो जाए, क्योंकि कोई भर्ती ऐसी जिसमें घोटाला ना किया सरकार, जिसका पेपर लीक ना हो। डंडे से चलाना चाहते हैं सरकार को। एक यही के एक आईपीएस हैं अमिताभ ठाकुर, रिटायर, जबरिया रिटायर, उन्होंने कब सिर्फ वाले घोटाले में आवाज उठाई, 92 का कोई मामला कहां से उठा के और उनको बोलने दे रहे हैं। अभी मैंने देखा तारीख पाए तो सीटियां बजा बजा के उनकी आवाज नहीं निकलने दी। इसको लोकतंत्र कहते हैं? ये लोकतंत्र मानते जो है सत्ता बैठे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है आलोचना सुनने की। लोकतंत्र का मतलब है कि सुनो, जनता की सुनो। आप जनता की नुमाइंदों की सुनना नहीं चाहते। बहुत बुरे हालात है। दौर को बदलने के लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, और ये क्रांति का उत्सव चल रहा है, इसमें अपने आप को झोंको, योगदान दो। आजादी ऐसे हमें थोड़े मिली थी कुर्सियों बैठ के। जिन्होंने आजादी की जंग लड़ी है, उनकी कुर्सी नहीं, उनके शरीर का मांस तक काट लिया था। उनको बलिदान देने पड़े थे, फांसी के फंदे चुभने पड़े थे, गोलियों से उनके शरीर को छन्नी होना पड़ा था, उनका खून ऐसे बहा था जैसे पानी बहता है। क्रांति कौन मानती है? हिम्मत जुटाओ। टाइम ज्यादा तो बढ़ता है। सौरभ साहब इशारा कर रहे हैं क्योंकि मेरी फ्लाइट है और मुझे पहुंचना है, तो मैं आज के लिए बस इतना ही, और दिल्ली से मैं आग्रह करूंगा मुझे जाने के लिए। आप सबका भी धन्यवाद, आप सबका भी मंगल हो, और महापुरुषों का आशीर्वाद आप पे बना रहे। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।